गुड मॉर्निंग। चलो आज की क्लास में हम मिक्स करेंगे, कुछ बातें इधर उधर की भी करेंगे फिर से, और एक इंपॉर्टेंट ऐसे की शुरुआत करेंगे। द बेस, फाउंडेशनल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे ऐसे का राजा जिसको बोलते हैं ऐसे 200। कौन सा ऐसे है वो? तो क्या ऐसे 200 को हमने क्या बोल दिया? सब ऐसे का राजा। तो इंपॉर्टेंट होगा या नहीं होगा? क्या पेपर में आएगा या नहीं आएगा? आएगा। क्या हर बार ही आता है? बिल्कुल आता है, क्योंकि ऐसे का राजा और राजा जी को तो पूछना जरूरी है। तो क्योंकि राजा जी को पूछना जरूरी है, इसलिए ऐसे 200 में से मैक्सिमम टाइम्स, मैक्सिमम अटेम्प्ट्स में क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो क्या हमें इस टॉपिक को लाइटली लेना चाहिए? क्या हमें लाइटली लेना चाहिए? ऑब्वियसली नॉट। जब पता है इसमें से आना ही है तो क्यों लाइटली लेने का? ठीक है, तो ध्यान से सब बच्चे मेरे साथ ऐसे 200 करेंगे। क्या हमने सर इसके बारे में कुछ पढ़ा है? बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। क्या ये हमें पहले से आता है? यस। तो अभी क्या करना है? थोड़ा सा लिखना है और थोड़ा सा समझना है और साथ साथ क्लास में लिखना है। हम नए टॉपिक पे जाने से पहले अपनी प्रथा अनुसार 10 मिनट लगाएंगे कल की क्लास में। कल की क्लास में हमने क्या किया था उससे रिलेटेड अगर कुछ डाउट है तो वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, और नहीं तो आगे चलेंगे। कल की क्लास में क्या किया था बताओ? स्टार्ट कहां से किया था? हाउ टू परफॉर्म ऑडिट। आंसर क्या था? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, इज ऑडिट मैंडेटरी? यस एंड नो। यस फॉर कंपनीज, नो फॉर जिनके ऊपर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। अगर वो करवाना चाहे तो क्या करवा सकती हैं? यस। और बेनिफिट्स हमने डिस्कस करे थे। बेनिफिट्स क्या थे? हाई क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, नंबर 1। नंबर 2, गिव कॉन्फिडेंस किसको? यूजर्स कितने थे? पहला, शेयर होल्डर को इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म क्यों चाहिए? क्योंकि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। क्रेडिटर्स को क्यों चाहिए? क्रेडिट रिस्क जानने के लिए या क्रेडिट डिसीजन लेने के लिए कि पैसा उधार पर दें या ना दें। और गवर्नमेंट टैक्स लायबिलिटी असर्टेन करने के लिए। फिर कौन थे हमारे यूजर के बाद? हमारे थे एम्प्लॉइज। मोरल चेक ऑन द एम्प्लॉइज टू कमिट फ्रॉड। तो फ्रॉड की बात आ गई तो हम क्या बोलेंगे? डिटेक्शन ऑफ एरर और फ्रॉड। और साथ साथ इंटरनल कंट्रोल्स में भी अगर कोई कमी है तो उसे भी आइडेंटिफाई कर लेंगे। क्या ये टॉपिक हमने किया था? क्या समझ आया था? इसके बाद क्या किया था? मिस स्टेटमेंट। मिस स्टेटमेंट बोले तो डिफरेंस इन अमाउंट्स, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर। अब ये चार बातों में डिफरेंस, दो चीज के कंपैरिजन में, एक तरफ रिपोर्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एक तरफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल एफआरएस। अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस है तो हम उसे क्या बोल देंगे? मिस स्टेटमेंट। अमाउंट्स के लिए हमने क्या एग्जांपल्स डिस्कस करे थे? जैसे कि इनएप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी, आगे डिफरेंस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, ओवरस्टेटिंग एसेट्स, फेक एक्सपेंसेस। ठीक है, फिर क्लासिफिकेशन में कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा देना या रेवेन्यू को कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर प्रेजेंटेशन का मतलब फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट एज पर एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या एप्लीकेबल एफआर। ठीक है, डन, ये टॉपिक किया था। फिर मटेरियल मिसस्टेटमेंट बोले तो इंपॉर्टेंट मिसस्टेटमेंट के बारे में डिस्कशन किया था कि हम ऑडिटर क्या करेगा? सैंपल चेक करेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन चेक करेगा और उसके बेसिस पे पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर एक कमेंट
करेगा कि भाई या तो आपकी सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है या फिर नहीं है। यही बात हुई थी। यस, फिर क्या डिस्कस किया? ऑडिट साइकिल। ऑडिट साइकिल में ऑडिट परफॉर्म कैसे करी जाती है? एज पर ऑडिट प्रोसीजर्स। ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके क्या मिलेगा? एविडेंस। एविडेंस कैसे होने चाहिए? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होने चाहिए। एविडेंस मिलने के बाद क्या करेगा ऑडिटर? ओपिनियन बनाएगा। उस ओपिनियन को क्या अपनी पॉकेट में रखेगा? नहीं, रिपोर्ट बनाएगा और रिपोर्ट बना के क्या करेगा? कम्युनिकेट कर देगा। समझ आई थी ये बात? फिर क्या डिस्कस किया था? बस। क्या सबको याद है कल हमने जो किया था? कोई परेशानी? कोई भी ऐसा बच्चा है जिसको किसी भी टॉपिक में कोई भी पॉइंट में डाउट है तो बताओ, फिर हम आगे चलेंगे। सब खुश है? चल सकते हैं आगे? चलो बढ़िया। हेडिंग डालेंगे एस ए। एक फ्रेश पेज पे हेडिंग डालना प्लीज। अगर आपके पेज पे मान लो एक ही लाइन लिखी हुई है, फिर भी कंजूसी नहीं करनी। नेक्स्ट पेज पे हेडिंग डालेंगे एसए 200। क्या करेंगे सारे बच्चे? एसए 200 की हेडिंग डालेंगे प्लीज। क्या आप सब मेरे साथ हो? आइए, हेडिंग का नाम होगा एस ए 200, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 200। क्या इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट। लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। फ्रेश पेज से स्टार्ट कीजिएगा। हेडिंग डालिए ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ independent auditor and conduct of audit as per standards on auditing। क्या हो गया बच्चों? बातें क्यों कर रहे हो? कुछ चाहिए? कुछ चाहिए तो बताओ, जल्दी से अवेलेबल करवाएंगे। क्या दिख नहीं रहा? ग्रीन पेन चाहिए? नहीं, इतना भी कॉपी मत करो। अरे ब्लैक से लिख लो। ये तो ज्यादा ही कॉपी हो गया फिर तो। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। कह रहा है कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर के क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, एक तो ये, और ऑडिट हमें कैसे करनी है एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। इस बारे में ये ऐसे है। समझ आ रही है बात या नहीं आई? पहले तो इतनी बताओ। यस। तो आइए पहले थोड़ी सी कथा को लिखेंगे एक। क्या वो कथा में आती है? बिल्कुल आती है। ठीक है, बस लिखना तो पड़ेगा एक बारी। ठीक है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स। आइए, पहला पॉइंट, टू ऑब्टेन सम। अब देखो एक बारी, टू ऑब्टेन, एक बार देखो मेरी तरफ, ना क्या हूं मैं, देख सकते हो आप मुझे। टू ऑब्टेन, फिल इन द ब्लैंक्स, एश्योरेंस। टू ऑब्टेन क्या आएगा आगे? रीजनेबल एश्योरेंस। तो यहां पे इसको इंपॉर्टेंट वर्ड है इसलिए रंग बिरंगे कलर से लिखूंगा मैं। तो अभी कहा था 3-4 कलर के पेन ले लो। हाँ जी, खर्चा करो थोड़ा सा। टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। अब वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स as a whole are, बताओ क्या लिखूं? फ्री, बोल सकते हो आगे की लाइन? फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड
और एरर। क्या ये लाइन आप लोगों को याद है? वेरी गुड। एनेबलिंग, अब ऑडिटर किस लिए आया था? ऑडिट करने। ऑडिट करने के लिए पर्पस क्या था उसका? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। तो एनेबलिंग ऑडिटर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। And next, third point, financial statements are prepared in all material aspects as per, बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर होने चाहिए? एज पर एप्लीकेबल। अब समझ आ रही है कि मैं ये इधर उधर की बातें पहले क्यों करता हूं? कि जब कोई वर्ड आए तो आप लोग पहले ही समझ जाओ इसका मतलब क्या है और वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात करना चाह रहा है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया? एप्लीकेबल, एफ आर। आप लोग मुझे बताओ, क्या ये ऑब्जेक्टिव्स हमें पता थे या नहीं पता थे? क्या ये ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल ऐसे कि हमें तो पता ही नहीं क्या पढ़ाना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या ऑब्जेक्टिव होगा ऑडिटर का? नहीं, हम सीख चुके थे इस टॉपिक को। हम हमारी बातों से ये पहले ही टॉपिक सीख चुके हैं और ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या यहीं पे खत्म हो गया था? बताओ, आप लोग बताओ क्या मिसिंग है? आप लोगों को पता है? हाँ जी, क्या आएगा इसके बाद? अभी तक हमने क्या कहा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करेगा कि मटेरियल में स्टेटमेंट है या नहीं है। उसके बाद ओपिनियन हो गया। अब क्या ओपिनियन का क्या करेगा वो? रिपोर्ट एंड। तो आपको क्या लगता है ये ऑब्जेक्टिव नहीं होगा? बिल्कुल है ये ऑब्जेक्टिव। तो नेक्स्ट पॉइंट यही है हमारे पास। देखो, तभी मैंने कहा था आपको आता है ये रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, जिसको बोलते हैं एसएस। रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। क्या ये बात डिफिकल्ट लगी? बट अभी मैं इसको फिर भी आपके लिए डिटेल में डिस्कस करूंगा। क्या जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्या हमने अभी तक सुना है वो? बिल्कुल सुन चुके हो। क्या समझने की नई जरूरत है? समझना तो पड़ेगा, बट क्या कोई न्यू टॉपिक अराइज होगा? नहीं, हम सब कर चुके हैं। हमें बस उसे एक नोटबुक में फेयर फॉर्म में लेकर आना। ठीक है, एनालिसिस, हेडिंग डालिए एनालिसिस। और फर्स्ट पॉइंट में मैं क्या एनालाइज करूंगा? देखो, सबने लिख लिया था ना वहां तक? अब मैं एनालिसिस डिस्कस कर रहा हूं। लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट मेरे साथ, ऑडिटर्स ऑब्जेक्टिव इज टू ऑब्टेन, बताओ, इज टू ऑब्टेन रीजनेबल। अब मैं रीजनेबल एश्योरेंस को क्या लिख रहा हूं? आर ए। वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड या फिर। क्या ये लाइन समझ आई? एक वर्ड को छोड़ के। अब यहां पे इन्होंने, अब सारे स्क्रीन पे देखेंगे एक बारी मेरे साथ, यहां पे क्या लिखा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, और एक वर्ड लिख दिया यहां पे रीजनेबल एश्योरेंस। अब आप लोग ही मुझे जवाब देना, रफ लिख रहा हूं यहां पे, आप लोग ही मुझे जवाब देना, क्या ऑडिटर 100% चेकिंग कर रहे हैं? क्या ऑडिटर 100% चेकिंग कर रहे हैं? नहीं। इसलिए तो वो क्या करेगा? रीजनेबल एश्योरेंस देगा, क्योंकि उसने 100% चेकिंग करी नहीं है। 100% वो कॉन्फिडेंस हमें नहीं दे सकता, इसलिए वो हमारे को रीजनेबल कॉन्फिडेंस देगा। बट वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरी पे साइन करेगा या कुछ पार्ट्स पे साइन करके दे देगा? कहेगा भाई मैंने तो ये 5 चीजें चेक करी थी, 4 चीजें नहीं चेक करी, तो मैं क्यों साइन करूं?
या पूरी पे साइन करेगा? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल पे कमेंट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ द सैंपल जो उसने सिलेक्ट किया है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना एक क्लास वाला कल कि भाई अगर 5 बच्चों का मैंने रिपोर्ट कार्ड चेक कर लिया तो उसके बेसिस पे पूरी क्लास का तो मैंने अपना जजमेंट दिया था ना, यस और नो? तो मैंने जब ओपिनियन दिया था वो पूरी क्लास पे दिया था, मतलब क्लास एज अ होल ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल। समझ आई मेरी बात? तो ऑडिटर रीजनेबल एश्योरेंस दे तो पूरी स्टेटमेंट्स पे रहा है, बट बेस्ड किस पे है वो ओपिनियन? ऑन सैंपल्स। बात समझ आई? तो इसलिए ऑब्जेक्टिव क्या लिखता है कि ऑडिटर की जिम्मेदारी है या ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है रादर टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस किस पे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरी या वो भी टुकड़ों में? पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर रीजनेबल एश्योरेंस लेगा कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं। इतनी बात समझ आई? अब समझ आया एज अ होल का क्या मतलब था? ठीक है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट आएगा पॉइंट, रीजनेबल एश्योरेंस लिखेंगे। रीजनेबल एश्योरेंस, कुछ बातें रीजनेबल एश्योरेंस के बारे में, कुछ बातें रीजनेबल एश्योरेंस के बारे में लिखेंगे मेरे साथ। बताओ, रीजनेबल एश्योरेंस इज डिफरेंट, रीजनेबल एश्योरेंस इज डिफरेंट फ्रॉम, बताओ। देखो आपको तो आता है, क्यों सर? हमने ना कल लर्निंग कर ली थी, रीडिंग करके आए हैं, है ना? तो उसके अंदर यही था, एब्सोल्यूट एश्योरेंस। एब्सोल्यूट एश्योरेंस बोले तो, हाँ जी, एब्सोल्यूट एश्योरेंस बोले तो 100%। तो एब्सोल्यूट एश्योरेंस इज कंप्लीट, कंप्लीट एश्योरेंस, या जिसको बोलते हैं गारंटी। ठीक है। रीजनेबल एश्योरेंस इज, बताओ, हाई, लो, मीडियम, मॉडरेट, क्या लिखो? इज हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस। क्या ये 3 पॉइंट समझ आए? किसी को डाउट है इन 3 पॉइंट्स में? मेरे को तो नहीं है, मेरे को लगता भी नहीं होने चाहिए, बट अगर है तो मैं फिर से समझा सकता। रीजनेबल एश्योरेंस 100% एश्योरेंस नहीं है। एब्सोल्यूट एश्योरेंस बोले तो 100% एश्योरेंस। तो रीजनेबल एश्योरेंस हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है, ना कि 100%। समझ आई ये बात? सेकेंड एनालिसिस में वर्ड आता है मिसस्टेटमेंट। क्या सर हम ये टॉपिक कर चुके हैं मिसस्टेटमेंट? यस, कल ही डिटेल में डिस्कशन किया था, यस और नो? तो मिसस्टेटमेंट कैन बी ड्यू टू, बता दो, फ्रॉड और एरर। तो इसके बारे में मैं क्या लिखना चाहूंगा? मैं लिखूंगा ऑडिटर सीक्स रीजनेबल assurance that financial statements are free from material misstatement due to fraud और ये रिपीट होगी लाइन, बट ये दोबारा इसलिए लिखी गई है जिससे आप इस लाइन को लर्न कर लें अच्छे से। चल सकते हैं बच्चों आगे? बताओ, ऑडिटर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर ली, तो अब क्या करेगा वो? ओपिनियन बनाएगा। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या बन जाएगी हमारे पास? ओपिनियन। तो ऑब्टेनिंग रीजनेबल एश्योरेंस हेल्प्स ऑडिटर टू फॉर्म ओपिनियन, टू फॉर्म ओपिनियन। रीजनेबल एश्योरेंस हमें क्या मदद कर रहा है? ओपिनियन बनाने के लिए। ओपिनियन किस चीज का?
ओपिनियन किस चीज का? that whether financial statements are prepared in all material aspects as per applicable. देखो, ऑब्जेक्टिव था मेरा ये इंश्योर करना या ये देखना कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ है या नहीं, ठीक है। रीजनेबल एश्योरेंस से मैंने ओपिनियन बना लिया, और ओपिनियन किस चीज का बनाया कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ बने हुए हैं या नहीं बने, और अगर नहीं बने हुए तो मतलब क्या है, इसमें क्या है, गड़बड़। उस गड़बड़ को क्या बोलते हैं हम? समझ आई बात? तो यहाँ पे ओपिनियन किस चीज का लिया? दैट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट्स। ऑल मटेरियल एस्पेक्ट्स का मतलब सारी इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान में रखते हुए, सारी इंपॉर्टेंट बातों को, ऑल मतलब सारी, मटेरियल बोले तो इंपॉर्टेंट, एस्पेक्ट्स मतलब सारी इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान में रखते हुए क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ बनी है या नहीं बनी, इस चीज के ऊपर ऑडिटर क्या करेगा? ओपिनियन देगा, ठीक है। और ओपिनियन देने के बाद क्या कर लेगा? ओपिनियन इज, बताओ रिपोर्टेड एंड कम्युनिकेटेड एज पर। आप ऐसे थोड़ी ना करोगे, एक पर्ची बनाओगे और लिखोगे सब ओके है, नहीं कुछ ओके नहीं है, ऐसे पर्चियां थोड़ी ना बनाओगे। इट शुड बी इन अ प्रॉपर फॉर्म, प्रॉपर फॉर्मेट, और ये फॉर्मेट किसने देना है हमारे को? एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स ने हमें बता रखा है कि ऑडिट रिपोर्ट कैसे बने, ठीक है, कैसे कम्युनिकेट करनी है, कैसे रिपोर्ट बनानी है, ये बात पहले से डिसाइड हो रही है। क्या ये बात क्लियर है या नहीं है? यस और नो? कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं है तो आ जाओ। ये लिख लिया सबने? लिख लो 1 मिनट। सबको समझ तो आ रहा है ना क्या कलाकारी हो रही है क्लास में? सर यहाँ से जी बोलो। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिस्टेक्स पाई जाती है तो उसका भी ओपिनियन देगा ना वो? ऑब्वियसली। तो यहाँ पर और नोट नहीं आना चाहिए एएफआर के बाद? या देखो वेदर वर्ड लिखा हुआ है, अच्छा, वेदर का मतलब ही या तो ठीक, और नॉट वेदर का मतलब इंप्लाइड हो जाता, ठीक है। अगर वेदर ना लिखा होता फिर और नॉट लिखते, ठीक है। अंग्रेजी क्या करें, ऐसी होती है। आइए चलिए पेज नंबर 1, आप सब आइए मेरे साथ। फाइनेंशियल ऑडिट, क्या ये डेफिनेशन पढ़ सकते हो? सब बहुत बारी पढ़ ली, अब नहीं पढ़ने का मन। Audit is an independent examination of financial information of an entity, whether profit making or not, with the view to express opinion. याद होगी? बिल्कुल। अब ऐसे 200 का बेहतरीन नाम क्या है? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव किसके? इंडिपेंडेंट ऑडिटर, इंडिपेंडेंट ऑडिटर, ठीक है। इन द व्यू, अब ये क्या करेंगे? कंडक्ट ऑफ ऑडिट एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो कह रहा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। क्या ये नाम याद रखना है? बिल्कुल याद रखना है। सर पेपर में क्वेश्चन आएगा 200 का तो हमें ये लिखना है, पूरा नाम लिखना है, गलत लिख दोगे तो नंबर पूरे कट जाएंगे। तो क्या अच्छे से लर्न करना है? बिल्कुल लिख लो साइड में कहीं कि नाम अच्छे से लर्न करना है। इंडिपेंडेंट ऑडिट मत लिख के आ जाना, ध्यान रखो इन बातों का। ये ऐसे किसके बारे में बोल रहे हैं? इंडिपेंडेंट ऑडिटर के पेपर में सर ओआर लिखना रह गया, फिर नंबर खुद कटवा के आओगे। मैं तो बोल रहा हूं नंबर कटेंगे इस बात पे।
ठीक है, बी केयरफुल, ध्यान देंगे सारे बच्चे इन बातों पे, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए, in conducting audit of financial statements, overall objectives of auditor are to obtain reasonable assurance whether financial statements as a whole are free from material misstatement due to error or enabling auditor to express an opinion on whether financial statements are prepared in all material aspects as per applicable, और ये एंड कहता बात यही खत्म नहीं हो जाती, आगे क्या लिखते हैं, एंड टू रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कम्युनिकेट एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन लर्न एंड डेफिनेशन, जो भी ऑब्जेक्टिव है हमारा, क्या क्लियर है? बिल्कुल। रीजनेबल एश्योरेंस क्या कहता है? रीजनेबल एश्योरेंस के साइड में देखो मैंने स्टार लगाया है, स्टार, हाँ स्टार, बोलो क्या लगाया हमने? हाँ स्टार। तो आइए, रीजनेबल एश्योरेंस, आपके नोट्स कहाँ हैं? लाए नहीं आज? क्यों, क्या कर रहे हो? पढ़ी नहीं होती, आपने रखी होगी अपने आप, थोड़ी ना बैग से बाहर निकल गई कि आज गर्मी ज्यादा है बाहर रखा हो। ऑब्वियसली तुम लोग भूल के आए हो, भूलने का नहीं, कल से क्लास में अपने नोट जरूर लाने हैं। अरे कल का मतलब होता नेक्स्ट जब भी मिलो, थोड़ी सी कॉमन सेंस। हाँ जो बस सही बात है कि बच्चों इधर आओ, रीजनेबल एश्योरेंस, आगे पीछे तो आवाज निकलती नहीं माइक पे। ऑडिटर्स ऑब्जेक्टिव इज टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, ठीक है पीयूष, whether financial statements are free from due to fraud or error, RA मतलब reasonable assurance is distinguished, distinguished का easy word लिखना चाहो तो लिख सकते हो different। जिस बच्चे को distinguished पता है तो पेपर में लिखना अच्छा लगेगा एग्जामिनर को, अगर difficult to learn है तो different लिख देना, ठीक है? तो distinguished क्या हो गया, क्या हुआ राजेंद्र? नहीं, नॉट शॉर्ट फॉर्म्स, ये सिर्फ आपको लर्न कराने के लिए है, नोट्स को नोट्स की फॉर्म में लिखने के लिए। पेपर में एक भी शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी, मटेरियल स्टेटमेंट को पूरा लिखना है, एमएम मत लिख के आ जाना। हाँ जी, अवॉइड करो उसको भी, अवॉइड करो शॉर्ट फॉर्म्स को, ठीक है? अगर टाइम कम बचाओ, आखिरी के मिनटों में बैठे हो तो एस ए लिख लेना, ठीक है? नहीं तो फटाफट पूरा ही लिखना है, नो काम चोरी, नो पेन चोरी, नो इंक चोरी, कुछ नहीं करना, पूरा लिखने का है। पता चले सर लिख के तो आए थे पूरा और नंबर फिर भी नहीं मिल रहे, आ जाओ। ये सिर्फ नोट्स है, ठीक है, कि आपको याद कराने के लिए मैंने करवाया है, ऐसे ऐसे थोड़ी ना है, प्लीज। RA is different from absolute assurance. Absolute assurance is complete assurance or guarantee that financial statements are free from material misstatement. However, reasonable assurance is high level of assurance but not complete assurance. Audit is carried out by auditor with professional competence and skills एज पर दी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। कह रहे जो ऑडिटर आता है क्या वो प्रोफेशनल है? बिल्कुल। क्या वो कॉम्पिटेंट है? बिल्कुल सर, डिग्री लेके बैठा है। क्या स्किल्ड है? बिल्कुल सर, स्किल्ड भी है, एक्सपीरियंस भी है उसके पास, ट्रेनिंग करके आया है, ठीक है? तो क्या कह रहे हैं, जो प्रोफेशनल ऑडिटर है वो एक, जो एक ऑडिटर करने आया है वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन है, प्रोफेशनल है, और वो ऑडिट कैसे करेगा? एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ऑडिट प्रोसीजर्स आर अप्लाइड एज पर एसएस। ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करेगा, इवैल्यूएट करेगा, और उसके बेसिस पे क्या करेगा? कंक्लूजन बनाएगा, और कंक्लूजन के बेसिस पे अपना ओपिनियन फॉर्म कर लेगा। It leads to high level of assurance, which is called reasonable assurance, but not absolute assurance. Misstatement can occur due to error or fraud, या फिर दोनों। Auditor obtain reasonable assurance whether financial statements are free from material misstatements caused by fraud or error.
he sees effect of misstatement of financial statement as a whole, that is in totality. वो टोटल में इम्पैक्ट देखेगा कि जो गड़बड़ मिली है उसका पूरा इम्पैक्ट, उसका इम्पैक्ट एज अ होल कितना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर मैनेजेबल है तो वो फिर नॉर्मल ओपिनियन दे सकता है, और अगर मैनेजेबल नहीं है तो वो क्वालिफाइड मतलब क्लीन ओपिनियन नहीं। Obtaining reasonable assurance that financial statements are free from material misstatement, enabling auditor to express opinion on whether financial statements are prepared in all material aspects as per applicable FR। क्या ये लाइन समझ आती है? ये वही ऑब्जेक्टिव जो अभी हमने रीड किया वही तो लाइन लिखी है कि हम रीजनेबल एश्योरेंस किस लिए ले रहे हैं, ये देखने के लिए, या जो हमने ओपिनियन बनाया ये देखने के लिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट्स एज पर एप्लीकेबल एफर्ट। ओपिनियन जो बनाया जाएगा उसे कम्युनिकेट कर दोगे एक रिटन रिपोर्ट में एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट। क्या ये टॉपिक समझ आता है? समझ आ गया? अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करें सर एक? बिल्कुल आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15 लिखो। चलो एक सेकंड बच्चों मेरी बात सुनो, वापस अभी नोट्स पे और पेज नंबर 1 पे यहां लिखो क्वेश्चन नंबर 15, 18, 20 ये लिख लो यहाँ पे। सो दैट जब टॉपिक करो तो ये 3 क्वेश्चन पे आपको जरूर जाना है, ठीक है ना? क्या ये अप्रोच हमारी बढ़िया है? बिल्कुल बढ़िया। जब आप पढ़ोगे तब आपको बहुत हेल्पफुल होएगा कि किन किन क्वेश्चंस को रेफर करना है जब हमने टॉपिक पढ़ लिया, ठीक है? तो आइए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 किसके बाद आएगा? 14 के बाद। ये तो ऑब्वियस सी बात है, क्या बात करते हो, 16 से पहले भी हो सकता है। अरे तुम लोग ना बस पढ़ाई में ध्यान। पेज नंबर 23, 2323। आइए, तुम बोला नहीं खेल रहे, जल्दी आइए। क्वेश्चन नंबर 15 मिल गया सबको? आओ जी आओ। आरटीपी कौन सा है? नवंबर। देखो अभी ये भी ज्यादा पुराना नहीं है बट इंपॉर्टेंट है, ऐसे ये वाला आता रहता है तो कोई बात नहीं सर, हम इसे जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 किस पे है ये? ऐसे क्या कहते हैं? मिस्टर जेड ऑडिटर ऑफ द कंपनी, ऑडिटर ऑफ द कंपनी, कंपनी का नाम सुनिए क्या है? डिफरेंट एंड कैपेबल लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर। बच्चों बातें नहीं प्लीज। फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 explain to audit team members about the objectives of independent auditor in accordance with the relevant essay। एक्सप्लेन दोज ऑब्जेक्टिव्स। क्या आप एक्सप्लेन करने की जरूरत है हमारे को? मतलब तुम पढ़ लोगे, लिख तो लोगे? क्या कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है? देखो एसए का उसने सबसे पहले पूरा नाम लिखा है, ठीक है? फिर उसने 2 पॉइंट लिखे जो नोटबुक में मैंने भी आपको लिखवा दिए, ठीक है बच्चों? यस सर, ऑल डन। चलो क्वेश्चन नंबर 18। आइए क्वेश्चन नंबर 18, आप सब मेरे साथ हैं? आइए क्वेश्चन नंबर 18। CAN is the auditor of SR Limited। यही क्वेश्चन है आप सबके पास? The auditor expresses opinion on the financial statements without ascertaining as to whether financial statement as a whole were free from material misstatement or not. In your opinion, whether CAN has complied with objectives of audit considering the applicability of relevant essay। अब देखो ये भी क्वेश्चन पेपर कौन से वाला? मई 22, ज्यादा पुराना नहीं। और देखो सीधा इसने यहाँ पे अब यही करेगा, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स लिखने का, 2 ऑब्जेक्टिव्स लिखने का, और सीधा क्या लिख रहा है? इन द गिवन केस SR Limited, CAN expresses opinion on the financial statements of SR Limited without obtaining reasonable assurance
whether financial statement as a whole are free from material misstatement or not. Therefore, it can be concluded that CAN did not comply with the objectives. Clear है? Yes or no? Yes. अब इसके बाद क्वेश्चन क्या हुआ? देखो मैं अब सिंपल से एग्जांपल एक और देता हूं, रुको सुनो। आप लोग ऑडिट में गए मेरे साथ, मान लो 5 बंदों की टीम है मेरे पास, 5 आर्टिकल्स, और एक मैं आपके साथ 6 जने हम टोटल ऑडिट पे चले। आपने परचेजेस चेक किया, इन्होंने सेल चेक कर लिया, किसी ने फिक्स एसेट चेक कर लिया, किसी ने कुछ चेक कर लिया, ऐसे करके कुछ चेक कर लोगे। आपने जब परचेजेस चेक करी तो क्या सारी परचेज चेक करी या कुछ सैंपलिंग कर ली और उसके बेसिस पे कहोगे कि सर सही है, मैंने जितना चेक करा बढ़िया था, तो मतलब परचेज हो गया है? सैंपलिंग करोगे। तो जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब परचेज लिखा होगा तो मैं आपसे पूछूंगा, हाँ जी यहाँ परचेज आ रही है 15 करोड़ की, आपने कितने की चेक करी है? आप कहते हो सर मैंने सैंपलिंग बेसिस पे 8 करोड़ की चेक कर ली। तो मैं क्या 8 करोड़ में गड़बड़े मिली? कहते नहीं सर कोई गड़बड़ नहीं मिली, जो थी नॉर्मल थी, वो ठीक करवा दी, ओके रिपोर्ट है। तो मैं को क्या मैं साइन कर दूं? आप कह रहे हो हाँ साइन कर दो। तो मैंने चेकिंग कितनी करी, साइन कितने में कर रहा हूं? नंबर 1 एक्सप्लेनेशन। सेकंड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अब जो बनाई गई, क्या सिर्फ उतनी बनाई गई जितनी चेक हो रही है या पूरी बनाई गई है? पूरी की पूरी बनाई गई। एज पर एप्लीकेबल एफआरएम बना रखी है, नहीं बना रखी? तो जब ऑडिटर ऑडिट करने जाएगा तो वो कमेंट किस पे देगा? पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कमेंट देगा एज अ होल, कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल एफआरएम बनी हुई है या नहीं बनी। चाहे उसमें से उसे कुछ चीजें छोड़ भी दी हो तो भी क्या हो, उसको कमेंट तो फिर भी एज अ होल ही देना पड़ेगा। समझ आएगी बात? ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या लिखवाया हुआ है मैंने? 22। फटाफट से आओ, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। आइए इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। आरटीपी का क्वेश्चन है, कब का? मई 2000। चलिए आइए प्लीज। एम मोटर्स लिमिटेड is a leading Indian automobile manufacturer with many offerings across commercial, passenger, and electric vehicles. The company is pioneering Indian electric vehicle transition and enjoys considerable advantage in one of the fastest growing automotive markets. ठीक है, थोड़ी सी कहानी बताई, अभी तक कुछ खास रेलिवेंट नहीं है, कंपनी के बारे में कुछ बताया। ठीक, कि कंपनी ग्रो कर रही है, एक लीडिंग कंपनी है, इलेक्ट्रिक में ग्रो कर रही है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। GR and Associates, अब ये कौन होंगे? ऑडिटर्स। GR and Associates have been appointed as its statutory auditors for the financial year 2022-23. J&K are newly appointed audit assistants in the firm, are part of the engagement team constituted for the purpose of audit of M Motors Limited. ठीक है, कहते हैं एक ऑडिट फर्म अपॉइंट हुई है और उसमें 2 नए बंदे हमने रख दिए, कोई दिक्कत? However, they are confused about what such an audit tends to achieve. वो कंफ्यूज है आपकी तरह कि ऑडिट क्यों कर रहे हैं। They perceive audit as a guarantee against possible errors or frauds in the financial statement. उन 2 असिस्टेंट को लगता है कि ऑडिट का मतलब क्या है? गारंटी। ठीक है, डू यू एग्री विद दिस परसेप्शन ऑफ बोथ द असिस्टेंट्स? आप लोग बताओ कि आप लोग एग्री करते हो? No. In this context, outline the objectives of independent audit conducted in accordance with the standards on audit. जैसी बात होगी तो क्या करोगे? ऐसे 200 लिखोगे, ऑब्जेक्टिव्स लिखोगे, और क्या बताओगे कि क्या वो सही है गलत है? ऑडिटर ऑब्जेक्टिव इज टू ऑब्टेन, अब वो सारी बातें जो हमने लिखी है ना, ऑडिटर ऑब्जेक्टिव इज टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस
कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और नॉट। रीजनेबल एश्योरेंस अलग होता है एब्सोल्यूट एश्योरेंस से। एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्या है? कंप्लीट एश्योरेंस। कंप्लीट एश्योरेंस बोले तो गारंटी, तो कहना हमने गारंटी नहीं देनी है। रीजनेबल एश्योरेंस इज नॉट कंप्लीट गारंटी, इट इज अ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस। फिर वो जो सारी बातें जो 5 पॉइंट नोट्स में लिखे हुए थे वो सारे वही लिखे हुए हैं यहाँ पे, सेम वही लिखी हुई है जो नोट्स में अभी हमने डिस्कस करे हैं। आप लोग इसे रीड कर सकते हो, होमवर्क के लिए मैं दे सकता हूं, सारा अभी हम कर चुके हैं। एक भी वर्ड अलग नहीं है, एक भी वर्ड नया नहीं है, ठीक है? एक भी वर्ड अलग नहीं मिलेगा, एक भी वर्ड नया नहीं मिलेगा। अब अभी हमने रीड किया है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कॉन्फिडेंस लेवल क्या है इस टॉपिक पे? अच्छा है, मैनेजेबल है? आ गया पेपर में तो कुछ लिख दोगे, इज्जत रख लोगे हमारी भी। चलो वो तो वक्त बताएगा। आइए, क्या हुआ? चले, आइए इसी बात पे छोटा सा टॉपिक करेंगे नोट्स में, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक, कुछ बातें लिखेंगे और उसके बाद फिर इधर उधर की बातें करेंगे, ठीक है? तो आइए, ऑडिट रिस्क। क्या ये पॉइंट हमने सुना है? एक बार ही सुना चुका हूं। क्या था इसका मतलब? माइक में बोलोगे तो सुनेंगे, नहीं तो नहीं सुनेंगे हम, सीधी सी बात है। सर हमने जो ऑडिटिंग में ओपिनियन दिए थे हमने उसको सैम्पलिंग बेसिस पे दिए थे। बिल्कुल। हमने जो सैम्पलिंग करी है उसके अंदर हम डुअल ओपिनियन बन सकते हैं कि लगा लो हमने सैंपल जो हमने लिए थे वो कोई बैड सैंपल वो लिए थे, तो हमारा जो ओपिनियन है वो खराब आएगा कंपनी के हिसाब से। हाँ। कहीं हमारा दूसरा जो हमने इंफॉर्मेशन चेक नहीं करी वो अगर ठीक होगी, तो अगर हमने इंफॉर्मेशन लगा लो अब दूसरे केस के अंदर जो हमने इंफॉर्मेशन सारी जो चेक करी है वो सारी ठीक है और जो सी नहीं करी वो खराब है, तो हमारा ओपिनियन चेंज होएगा। तो इसलिए ठीक है, तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि ऑडिटर ने अगर गलत ओपिनियन दे दिया तो यही हमारा ऑडिट रिस्क है? सब कुछ सही था, गलत बोल के आ गया, और सब कुछ गलत था, सही बोल के आ गया, तो ऑडिटर गिव्स, बताइए, ऑडिटर गिव्स रॉन्ग ओपिनियन। ऑडिटर ने गलत ओपिनियन दे दिया भैया, गड़बड़ हो गई। इसी को क्या बोलेंगे हम? इसी को क्या बोलेंगे? मतलब एग्जाम्पल देना था, ओपिनियन होना चाहिए था, शुड बी क्लीन ओपिनियन। ओपिनियन क्लीन देना था, कहना था कि सब कुछ बढ़िया है, और ओपिनियन दे कौन सा दिया? गिवन कौन सा दे दिया हमने? क्वालिफाइड दे दिया, जैसे मान लो, या एडवर्स ओपिनियन दे दिया। हमने कह दिया कि सब कुछ होना चाहिए था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल, होना चाहिए था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई गड़बड़ नहीं है, एज अ होल फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट। बट ओपिनियन क्या दे दिया? दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस्टेक। ये बन गया हमारा ऑडिट रिस्क। सर क्या बात होगी, गलती होगी तो ऑडिटर भी तो एक इंसान है। आपकी एक गलती से कंपनी के शेयर्स ड्रॉप हो जाएंगे। आपने लिख दिया कि कंपनी में हमें लगता है फ्रॉड है, गड़बड़ है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स हैं, तो जो लोगों ने कंपनी में पैसा लगा रखा है वो क्या करेंगे? पैसा विड्रॉ करेंगे या रखे रखेंगे? जैसे विड्रॉ करेंगे शेयर डाउन जाएगा, ऊपर जाएगा? डाउन जाएगा। लॉस किसको होएगा? कंपनी को। मार्केट में इमेज किसकी खराब होगी? कंपनी की। ऑडिटर की रिपोर्ट इसलिए रेलिवेंट करती है। तो ऑडिटर को ध्यान रखना होता है कि जब वो अपना ओपिनियन देगा तो एविडेंसेस के बेसिस पे ही देगा। तो एविडेंसेस क्वालिटेटिव होने चाहिए और क्वांटिटेटिव होने चाहिए, जिससे कि कल जब उससे पूछा जाए कि आपने ये ओपिनियन क्यों दिया, तो वो क्या बोलेगा?
मेरे पास सर एविडेंसेस है ये ओपिनियन बोलने के, ठीक है, और एविडेंसेस अगर क्वालिटेटिव होंगे, क्वांटिटेटिव होंगे, तभी वो अपने आप को सेव कर पाएगा, नहीं तो वो सेव नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है? चलिए इसी बात पे हम लिखेंगे क्या क्वेश्चन फॉर्म में, कैन ऑडिट रिस्क, कैन ऑडिट रिस्क बी रिड्यूस्ड टू जीरो? क्या ऑडिट रिस्क को हम बिल्कुल जीरो कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों? क्यों बताइए? ऑडिटर किस लिए आया था? जीरो तो तब हो सकता है, देखो चांसेस गड़बड़ होने के क्यों है, क्योंकि मैंने सैंपल बेस पे चेक किया था। अगर मेरा सैंपल ही गलत हो गया तो मेरा ओपिनियन भी गलत हो गया। यही बात हमने सीखी थी, यही बात वो बोल रहे थे आप। तो क्योंकि ऑडिटर एक रीजनेबल एश्योरेंस देने आया है, इसलिए वो ऑडिट रिस्क को बिल्कुल जीरो पे नहीं कर सकता, बट ज्यादा से ज्यादा एविडेंसेस लेके, ज्यादा से ज्यादा कवरेज करके अपने सैंपल से वो इस रिस्क को कम कर सकता है। क्या कर सकता है? इस रिस्क को कम कर सकता है। तो आइए यही लाइन लिखेंगे, लिखेंगे मेरे साथ, ऑडिटर, सारे बच्चे लिखेंगे, ऑडिटर कैन गिव ओनली रीजनेबल एश्योरेंस। ना तो वो गारंटी देगा, ना वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस देगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा? वो ऑडिट रिस्क को कम कर देगा। कितना कम? एक्सेप्टेबल लो लेवल। कहते हैं जितने लेवल पे एक एक्सेप्टेबल हो सकता है उस लेवल पे वो लेकर आए। क्या वो जीरो कर देगा? नहीं, बट वो उसको कम कर देगा। तो लो लेवल को कितना होना चाहिए? लो, जितना एक्सेप्टेबल हो। अब ये कितना एक्सेप्टेबल होगा ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ एंटिटी, साइज ऑफ एंटिटी, मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितनी है, वो डिफरेंट फैक्टर्स होंगे जिसके बेसिस पे ये एक्सेप्टेबिलिटी आइडेंटिफाई करी जाएगी। समझ आई इतनी सी बात? यस और नो? तो ऑडिट रिस्क हमें क्या करना है? कम करना है। ऑडिटर को अपना ऑडिट रिस्क बढ़ाना है, कम करना है? कम करना है। और ये कम कैसे करेगा? हाउ? कैसे कम करेगा? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सिंपल। ज्यादा से ज्यादा एविडेंसेस लेगा, ज्यादा से ज्यादा एविडेंसेस लेगा टू सपोर्ट हिज ओपिनियन। अगर ओपिनियन सही है तो रिस्क कम हो जाएगा। क्या रिस्क खत्म हो जाएगा? नहीं, रिस्क कम हो जाएगा। एक्सेप्टेबल लो लेवल। कोई डाउट? कोई डाउट? ओके, चलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज हम यहीं तक लिख लेंगे और डिस्कस तब करेंगे अगली क्लास में, बट क्वेश्चन लिख के रख लीजिए, क्वेश्चन लिख के रख लीजिए। फिर मैं कुछ इधर उधर की बातें करूंगा अभी आपके साथ, जो नेक्स्ट टॉपिक का बेस लाइन बनेगी, ठीक है। अभी सुनिए क्वेश्चन क्या है। वाई ऑडिटर कैन गिव only reasonable assurance and not absolute assurance। कह रहे हैं ऑडिटर सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस ही क्यों देगा और एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देगा? ऐसा क्यों? क्या आंसर हो सकता है? देखो वो तो हो गए बिल्कुल वन ऑफ द पॉइंट, प्रैक्टिकल लिमिटेशंस कह सकते हैं। इसका आंसर लिख लीजिए एक बार यहां पे जो मैं डिस्कस करूंगा। इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट इज द आंसर। क्या सर ये पेपर में आता है? बहुत बारी आया है, आईसीआई का फेवरेट टॉपिक है ये, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, ठीक है।
आईसीआई का फेवरेट टॉपिक है इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। क्या कहता है ये? कहता है क्वेश्चन क्या था, पहले तो क्वेश्चन समझो। कहता है ऑडिटर सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस क्यों दे रहा है, वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं दे रहा? तो हम कहते हैं सर इसके कुछ प्रैक्टिकल रीजंस है, कुछ लीगल रीजंस है, कुछ टाइमलीनेस का इशू है, कुछ बेनिफिट्स कॉस्ट का इशू है, कुछ रिपोर्टिंग का इशू है। वो बातें हमने सारी कहां पे डिफाइन कर दी? इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। तो अब की जो मैं क्लास अब जो स्टार्ट कर रहा हूं, अब के जो नेक्स्ट 15-30 मिनट्स जो हमारे हैं उसके अंदर अब हम डिस्कस करेंगे कुछ बातें इधर उधर की। और ये जो कुछ बातें इधर उधर की हैं ये आपने बहुत अच्छे से सुन ली है, ठीक है? अब नोटबुक में लिखने का काम खत्म, अब नोट्स का भी काम खत्म, अब सिर्फ सुनने का, ठीक है? अभी नोट्स का भी लिखने का काम खत्म हो गया, अब सिर्फ सुनने का है, ठीक है? समझने का है, सुनने का है, दैट्स इट। क्लियर है बात यहां तक? चलिए आइए, अब मैं कुछ इधर उधर की बातें करूंगा समझाने के लिए। मैं भी कोई बुकिश वर्ड ज्यादा यूज नहीं करूंगा, कोई हेडिंग्स नहीं यूज करूंगा, सिर्फ आपको एक टॉपिक समझाना चाहता हूं कि क्यों ऑडिटर रीजनेबल एश्योरेंस देता है और एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देता। जिसमें से कुछ बातें हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें से एक बात ये थी कि सर हम टेस्टिंग किसके बेसिस पे करते हैं। तो ये एक बात मैंने सिर्फ अभी तक आपको बता रखी थी, जबकि ये कुछ बातों में से एक बात थी। अब मैं बाकी की बातें भी डिस्कस करूंगा, ठीक है? अच्छा, पहले मुझे ये बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसकी है? मैनेजमेंट। Management is responsible to prepare and present financial। ऑडिटर का तो काम है उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आके चेक करना, अपना ओपिनियन देना, बट बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? एज पर एप्लीकेबल एफआर। तो पहले बात तो जिम्मेदारी क्लियर कर लो कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसने बनानी है, ठीक है? हमने कहा जी मैनेजमेंट है, ठीक है? अब जब मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी तो देखो एक तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करेगी, यस और नो? अब मैनेजमेंट के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में कोई चेंज कर सकती है? नहीं, कोई चेंज नहीं करेगी सर, जैसे ये है वैसे ही यूज करने पड़ेंगे, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग काम होगा, कोई बात डन। बट मैनेजमेंट जजमेंट्स आते हैं, मैनेजमेंट जजमेंट। सर ये मैनेजमेंट जजमेंट क्या है? मैनेजमेंट जजमेंट का मतलब होता है जैसे मैनेजमेंट ने प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स बनाया, तो मैनेजमेंट ने कोई डिसीजन लिया होगा, कुछ एनालिसिस किया होगा और उस एनालिसिस के बेसिस पे प्रोविजन बना दिया। और ये प्रोविजन बनाते ही प्रॉफिट कम होगा? बिल्कुल कम होगा। ये प्रोविजन बनाते ही डेटर्स कम होंगे? बिल्कुल कम होंगे। अब ये जो प्रोविजन बनाया है ये मैनेजमेंट की जजमेंट है। अब मैनेजमेंट की जो जजमेंट है क्या ये सब्जेक्टिव मैटर है या नहीं है? सब्जेक्टिव मैटर बोले तो कि क्या इसमें ओपिनियन इन्वॉल्व है या नहीं है? यस और नो? आप जब प्रोविजन देखो, आप सब एक कंपनी चला रहे हो, सबके सब, आप सबको बोला गया कि अपनी कंपनी के लिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बनाओ, ठीक है? क्या आप सबका प्रोविजन सेम होगा? नो। क्या ऐसा भी हो सकता है किसी का प्रोविजन बने ही ना, वो कहेगा सर मेरे जितने भी ग्राहक हैं वो सारे मुझे पैसे देते हैं, उनकी सबकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी है, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे पैसे डूबेंगे। कोई ऐसा भी हो सकता है जो ये कहेगा कि भाई मेरे तो सारे के सारे क्रेडिटर्स ऐसे ही हैं, डेटर्स ऐसे ही हैं और ये सारे के सारे डूब जाएंगे। हो सकता है नहीं हो सकता? कुछ कहेंगे 10%, कुछ कहेंगे 30%, कुछ कहेंगे 50%, मतलब रेंज 0 to 100 लाइक करेगी या नहीं करेगी? यस और नो? तो ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स जो हमने बनाया, क्या ये सब्जेक्टिव मैटर है? यस और नो? देखो दो मैटर होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव, एक है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मैटर वो होते हैं जिसके अंदर ओपिनियंस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, जो चेंज हो सकते हैं ओपिनियन बेसिस पे, ठीक है? तो सब्जेक्टिव मैटर हो गया। मान लेते हैं 5 जनों ने एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में A B C D 4 जने थे,
इन्होंने मिलकर 1 लाख का प्रोविजन बनाया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक बंदा और आ गया, वो कहता है यार 1 लाख का प्रोविजन कम है, 1.2 लाख का होना चाहिए। वो कुछ रीजंस देता है जिससे बाकी के लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो देखो पहले प्रोविजन कितने का बना रहे थे, 1 लाख का, अब कितने का बना रहे हैं, 1.2 का। क्यों? क्योंकि उन्होंने डिस्कस किया, उनको लगा कि हाँ ये बात भी सही कह रहा है, इसके अकॉर्डिंग 1.2 होना चाहिए। दैट मीन्स दिस इज अ वेरी सब्जेक्टिव मैटर, राइट। और क्या ये पक्का है कि अगर 1,20,000 का डाउटफुल डेब्ट का प्रोविजन बना लिया इतना ही लॉस होगा? लॉस इससे ज्यादा हो सकता है क्या? लॉस इससे कम हो सकता है? हो सकता है। तो देयर इन्वॉल्व्स अ डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। क्या वर्ड यूज करा मैंने? अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब जिसमें हमें नहीं पता कि क्या होगा, ठीक है। तो डिग्री ऑफ क्या 100% कंफर्मेशन है कि मैनेजमेंट ने जो डिसीजन लिया, जो जजमेंट लिया वो बिल्कुल सही है? नहीं। तो देयर इन्वॉल्व्स अ सब्जेक्टिव मैटर एंड डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। यस और नो? क्या ये बात क्लियर होती है? ठीक है। अब सर साथ ही में मैनेजमेंट ने क्या लगा रखे हैं, इंटरनल कंट्रोल्स। अब एक बात बताओ, कंपनी में आप लोग यहां पढ़ने आते हो, यस और नो? पारस पे इंटरनल कंट्रोल्स किसने लगाए हैं, स्टूडेंट्स ने लगाए हैं या मैनेजमेंट ने लगाए हैं? तो इंटरनल कंट्रोल्स कौन लगाता है, मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट ने अगर इंटरनल कंट्रोल्स ज्यादा लगाओगे तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम होगा। अब बताओ क्या सिर्फ ज्यादा होने से मैटर करता है या इफेक्टिव होने से ज्यादा फर्क पड़ता है? इफेक्टिव होने चाहिए। सिर्फ ज्यादा होने से फर्क नहीं पड़ेगा, इफेक्टिव भी होने चाहिए। तो कहने का मतलब है कैमरा लगा होना सिर्फ जरूरी नहीं है, कैमरा का चलना भी जरूरी है, ठीक है। बेसिक सा एग्जांपल, कैमरा लगा हुआ है, इंटरनल कंट्रोल है, बट क्या बात, चला तो लो, चला ही नहीं तो फिर क्या इंटरनल कंट्रोल हुआ? तो इसलिए कहते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल इज मोर इंपॉर्टेंट। तो इंटरनल कंट्रोल है तो रिस्क कम है, ठीक है। अब एक बात देखिए, एक एग्जांपल लेता हूं, बहुत बेसिक सा एग्जांपल। ये एक कंपनी है, लो ये बन गई एक कंपनी, और यहां पर ये एक सेलर है। ये कंपनी क्या बन रही है हमारी, परचेजर, ठीक है। यहां पे हमारे पास एक परचेज डिपार्टमेंट का बंदा है, ठीक है। एक बंदा यहां पे गोडाउन का है, गोडाउन एग्जीक्यूटिव, और एक बंदा यहां पर हमारे पास है फाइनेंस डिपार्टमेंट का, और ये बन गया हमारा सेलर। ये मैंने कुछ कैरेक्टर्स आपके सामने रख दिए, अब ध्यान से सुनना, सारी बात ध्यान से सुनना। ये परचेजर कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं और सेलर्स के जो डायरेक्टर हैं वो रिश्तेदार हैं। ये दोनों कौन है, रिश्तेदार, इसलिए मैं इनको हरा हरा कर देता हूं, याद रखने के लिए ये कौन है, रिश्तेदार, ठीक है। ये परचेजर कहता है कि यार मेरी कंपनी में ना प्रॉफिट बहुत ज्यादा आ रहा है, ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है और मुझे ना टैक्स नहीं देना, ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है और मुझे टैक्स नहीं देना। तो फिर ये अपने रिश्तेदार के पास जाता है और रिश्तेदार को कहता है कि मेरे को कुछ सामान बेच दे। वो कहता है खरीद लो, बट कहता है मुझे सामान चाहिए नहीं, सिर्फ पेपर पे चाहिए। कैसे चाहिए, सिर्फ पेपर पे। कहते ठीक है कोई बात नहीं। अब देखो हुआ क्या, सामान यहां से यहां पे दिखाया गया ऑन पेपर, ठीक है। अब इस बंदे ने इस परचेज डिपार्टमेंट के इस बंदे को बुलाया और इसको सारी कहानी बता दी कि सुन माल आने वाला है सिर्फ पेपर पे, एक्चुअली में कुछ नहीं आएगा। तो ये कहता है ओके सर। क्या वो अपने बॉस को मना कर सकता है, नहीं करेगा तो नौकरी से जाएगा। तो कहता है ओके सर। ये इसको कहते हैं कि जाके गोडाउन वाले को भी बोल दे कि रजिस्ट्री में एंट्री कर लेगा कि हां माल आ गया, और जाके इसको कह दे फाइनेंस वाले को भी कह दे कि देख सामान आ गया है
इसको पेमेंट करते। ठीक है, ये सारी बातें प्लानिंग करी गई। क्या ये प्लानिंग मैनेजमेंट ने जो करी है, क्या ये जो मैनेजमेंट ने प्लानिंग करी है, क्या ये पहले से ही अच्छे से डिसाइड करी गई होगी या नहीं करी गई होगी? क्यों? क्योंकि ऑडिट के टाइम पे कहीं डिटेक्ट ना हो जाए, तो इसलिए ये प्लानिंग पहले से कर ली कि भैया परचेज बिल ले लो, परचेज का बिल ले लो, परचेज का एग्रीमेंट बना लो, परचेज का ऑर्डर भी बना लो, ईवे बिल भी बना लो, परचेज डिपार्टमेंट की अप्रूवल भी लगा दो, गोडाउन में माल आ गया इसकी भी अप्रूवल लगा दो, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने पेमेंट कर दी इसकी भी डिटेल लगा दो। ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक फाइल में लगा दिए। इंटरनल कंट्रोल्स थे सर, इंटरनल कंट्रोल थे। क्या इंटरनल कंट्रोल थे? एग्जांपल के तौर पे सर कोई भी सामान आएगा परचेज डिपार्टमेंट चेक करेगा, परचेज डिपार्टमेंट के बाद गोडाउन में जाएगा, स्लिप लगी होनी चाहिए गोडाउन में सामान आने की, पेमेंट तभी करी जाएगी जब गोडाउन वाले ने लिख के दे दिया कि सामान आ गया। तो सर इंटरनल कंट्रोल्स तो है, बट स्टिल फ्रॉड चल रहा है नहीं चल रहा? अब ऑडिटर आया, ऑडिटर बाबूजी आए हमारे शक्तिमान, उन्होंने देखा ये डॉक्यूमेंट चेक करेंगे नहीं करेंगे? जब उन्होंने ये सारे डॉक्यूमेंट चेक कर लिए, उन्हें कैसे पता चलेगा कि गड़बड़ चल रही है? क्या उसे पता चल सकता है? नहीं पता चल सकता। ऑडिटर कहेगा सर मैंने तो डॉक्यूमेंट्स चेक करे थे, मेरे को डॉक्यूमेंट सारे सही लगे, अगर कोई माल आया तो मैं क्या देखूंगा? परचेज का इनवॉइस मैंने देख लिया था, माल आया था तो परचेज डिपार्टमेंट की अप्रूवल मैंने चेक कर ली, क्या माल एग्जैक्टली आया था तो मैंने गोडाउन वाले से पूछ लिया, उसकी कंफर्मेशन ले ली, पेमेंट हुई थी ये भी चेक कर लिया, तो और इससे ज्यादा मैं क्या चेक करूं? बट स्टिल फ्रॉड हो गया या नहीं हो गया? तो कह रहे ऑडिटर की जिम्मेदारी डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिकेट करना है या नहीं है? ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग मुझे बताओ कहानी के हिसाब से फेक है या नहीं है? ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? फेक। बट क्या ऑडिटर का काम है इस डॉक्यूमेंट के ऊपर एलिगेशन लगाना? ऑडिटर का काम है ये चीजें देखना कि क्या डॉक्यूमेंट फेक है या ऑथेंटिकेटेड है? नहीं, वैसे ये सारे डॉक्यूमेंट्स फैब्रिकेटेड हैं, बनाए गए हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं, बट क्या ऑडिटर डिटेक्ट कर सकता है? नहीं कर पाएगा सर, वो भी बेचारा कोई पूरे दिन कंपनी में इन्वॉल्व थोड़ी ना था। ये सारी चीजें तो पहले से अच्छे से प्लान करी गई हैं या नहीं करी गई? यस और नो? क्या ये चीजें हार्ड टू डिटेक्ट है या इजीली डिटेक्टेबल है? बताइए। हार्ड टू डिटेक्ट है। अब ये प्रॉब्लम्स हार्ड टू डिटेक्ट है, ऑडिटर आया हुआ है, वो कैसे ऑडिट में फ्रॉड डिटेक्ट कर लेगा? अगर कर लेगा तो ठीक है, बता देगा, बट उसके ऊपर आप 100% ऐसे जिम्मेदारी मत डाल दो कि सब कुछ सही है या सब कुछ गलत है। इसलिए वो क्या देगा आपको? रीजनेबल एश्योरेंस। बात समझ आई? कुछ बात समझ आई? अब ऐसे ही ना, ये तो होगी मैनेजमेंट की साइड की बात, ऐसे ऑडिटर की भी कुछ मजबूरियां हैं। ऑडिटर की भी कुछ मजबूरियां हैं। सर क्या मजबूरियां हैं ऑडिटर की? जैसे प्रैक्टिकल लिमिटेशंस। प्रैक्टिकल लिमिटेशन बोले तो सर टाइम, मेरे पास टाइम ही नहीं होता इतना ऑडिट करने के लिए, पूरे साल की ऑडिट मुझे कुछ दिनों में कंप्लीट करनी है। प्रैक्टिकल लिमिटेशन। मैं जो ऑडिट करूंगा वो किसके ऊपर करूंगा? सैंपल के बेसिस पे करूंगा। यस और नो? लीगल इंप्लीकेशंस, लीगल लिमिटेशंस भी होती हैं। सर लीगल लिमिटेशंस बोले तो, लीगल लिमिटेशंस बोले तो कि मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनाई गई हैं, अगर मैनेजमेंट डिसऑनेस्ट है, क्या है? डिसऑनेस्ट, मतलब मैनेजमेंट में ही गड़बड़ है, तो ऑडिटर क्या करेगा फिर? ऑडिटर पहले ही तुमने मैनेजमेंट ही गड़बड़ है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो वो गलत बनाएगी, क्योंकि मैनेजमेंट ही डिसऑनेस्ट बैठी हुई है। तो ऑडिटर का काम यहां पे एग्जामिनेशन करना है, इन्वेस्टिगेशन करना नहीं है। तो थर्ड लिमिटेशन बताई गई कि ऑडिटर का काम है एग्जामिनेशन ऑफ
क्या वर्ड था स्टार्टिंग में? एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल, नॉट इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन नहीं है। अगर इन्वेस्टिगेशन करनी है तो फॉरेंसिक ऑडिट करवाओ। इन्वेस्टिगेशन एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए करी जाती है, ऑडिट करी जाएगी एज अ जनरल, ठीक है? इन्वेस्टिगेशन करी जाएगी स्पेसिफिक। बात समझ आ रही है? तो अगर आपने फ्रॉड डिटेक्ट करवाने हैं तो भैया फिर इन्वेस्टिगेशन करवाओ। अब एक बात बताओ, जब इन्वेस्टिगेशन कहीं होगी तो क्या सर्च होगी? किसी भी ब्रांच में जाके चुपचाप चले जाएंगे और चेक कर लेंगे? यस और नो? तो क्या ऑडिटर ऐसे कर सकता है? नहीं। ऑडिटर जाएगा, पहले बताएगा कि देखो मैं आने वाला हूं, तो इससे पहले वो सारी चीजें छुपा लेंगे। आप लोगों ने मूवीज देखी होंगी, मूवीज में ऐसा होता है ना, जब कोर्ट में खड़े होते तो कहा जाता है मैं जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। होती है ना ऐसी बातें? क्या ऑडिटर सबसे जाके क्या ओथ लेगा? बताइए। वो सबसे कंफर्मेशंस लेगा, शपथ वाली बातें नहीं करेगा कि जो बात बोलोगे सच के सिवा झूठ नहीं बोलोगे, कुछ भी नहीं बोलोगे, जो भी बातें, वॉट एवर द स्टेटमेंट इट इज। पॉइंट इज कि वो एक कंफर्मेशन ले सकता है। अब कंफर्मेशन सामने वाला चाहे तो गलत भी दे सकता है और सही भी दे सकता है, बट वो अपने एविडेंसेस कलेक्ट कर रहा है। वो कहता है जी मैंने तो पूछा था, मैंने तो पूछा था, अगले ने मुझे गलत बताया, मेरी क्या गलती है? मैं तो गलत तब हूं जब मैंने पूछा ही ना हो। ठीक है? ऑडिटर कहता है मैं एग्जामिनेशन करने आया था, इन्वेस्टिगेशन करने नहीं आया। मेरे को तो सारी चीजों को एक बारी जनरली चेक कर लेनी है कि क्या कोई गड़बड़ है या नहीं है। उसके लिए मैंने अपने प्रोसीजर्स लगाए, अपने सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स और एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाए, उसके बेसिस पे मैंने एविडेंसेस ले लिए और एविडेंसेस के बेसिस पे मैंने अपना ओपिनियन बना लिया था। समझ आई बात? यस और नो? अब हुआ क्या, एक एग्जांपल ले लेता हूं। आप सब और मैं एक कंपनी की एक्स लिमिटेड की ऑडिट पे गए। क्लास में ध्यान देंगे, ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, पेपर का क्वेश्चन था। पेपर का क्वेश्चन था, ध्यान से सुनिए। हम सब एक ऑडिट पे गए। हम ना 5 साल से इस कंपनी की ऑडिट कर रहे हैं, 5 साल से, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, 5 साल से ऑडिट कर रहे हैं। एक बार रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स का कॉन्सेप्ट साइड में रख दो, ठीक है? एक बार रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स का कॉन्सेप्ट साइड में कर दो, भी मैं उसके में नहीं आ रहा, जस्ट एन एग्जांपल। कई बाद में बच्चे बोले सर रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स की बात हो रही थी, पब्लिक है, बातें आती हैं दिमाग में, ज्यादा ज्ञान नहीं हो, तुम अभी बने हो, ठीक है? तो मैं क्या कह रहा हूं, इग्नोर कर दो, साइड में कर दो एक बार के लिए। 5 इयर्स के लिए आप अपॉइंटेड हो इस कंपनी के ऑडिटर्स। ईयर 6 की बोला गया कि आओ आप ऑडिट करो फिर से, ठीक है? एक बारी के लिए, ठीक है? आप सब ऑडिट करने गए। आपने क्या यार, 5 साल हो गए, फीस ही नहीं बढ़ाई इन्होंने। कह रहे फीस बढ़ाई नहीं है, कम है इनको, और सीए को क्या लग रहा है, फीस कम है। ऊपर से स्टाफ भी छोड़ के चला गया, लो, ऊपर से स्टाफ भी छोड़ के चला गया, आर्टिकल्स कम है काम करने के लिए। अब वो क्या करेगा, कुछ एजम्पशंस लेना स्टार्ट करेगा, नहीं लेगा? कहेगा यार 5 साल से ऑडिट कर रहा हूं, आज तक कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं मिली, आज तक मैंने जो भी चीजें चेक करी हैं सब सही मिली हैं। तो वो इस साल में अपने प्रोसीजर्स कम करने लग गया, ये कह के कि पिछले साल भी कम थे, ठीक है? ये एज्यूम कर रहा है कि पहले जो था वैसा का वैसा ही अभी है। क्या ये एजम्पशन सही है या नहीं है? बताओ। कह रहे कि पहले जैसे था वैसा ही सब कुछ अभी है। क्या ये एजम्पशन सही है? नहीं। क्या चेंज हो सकता है? हो सकता है। क्या कोई रूल है कि 5 साल से जो चीज चलती आ रही है वो 6th ईयर में चेंज होगी नहीं, या वही रहेगी? ऐसा कोई रूल तो नहीं है। अगर होना है कुछ चेंज तो अगले साल भी हो सकता है, 2 साल बाद भी हो सकता है और 5 साल बाद भी हो सकता है। होने को तो हो सकता है ना, प्रोबेबिलिटी इज देयर, इररिस्पेक्टिव हाई और लो, बट प्रोबेबिलिटी इज देयर। इसलिए क्या इसने प्रोसीजर्स नहीं लगाए? ये गलत बात है, सही बात है? तो ऑडिटर ने गलती करी है नहीं करी यहां पे? यस, ऑडिटर ने ये गलती करी। पेपर का क्वेश्चन था, ठीक है?
ऑडिटर ने गलती कर दी। कह रहा है ऑडिटर रीजंस दे रहा है, कह रहा है फीस भी नहीं बढ़ाई, स्टाफ भी नहीं है मेरे पास, 5 साल से मैंने ऑडिट करी, कुछ गड़बड़े नहीं मिली, तो मैंने मान लिया इस साल भी नहीं मिलेगी, इसलिए मैंने प्रोसीजर्स कम लगा दिए। क्या ये बोलना सही है? क्या ये बोलना सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। आप ये चीजें एज्यूम नहीं कर सकते, आपको अपने प्रोसीजर्स इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। क्या ये बात समझ आई बच्चों? यस और नो? ठीक है। अब कुछ बातें ऑडिटर के भी हाथों से बाहर होती हैं, जैसे कि फ्यूचर इवेंट्स। सर एक एग्जांपल लेके बताओ ये बात, तो क्या कहना चाहते हो? कोरोना काल में चले, कोरोना याद है? नहीं याद? घर पे बैठ गए थे ना हम सब, तो हुआ क्या? सपोज करो, अच्छा एक बार बताओ, कोरोना कौन से टाइम पे आया था? मतलब मंथ्स की अगर बात करूं तो मार्च में आया था। कितना क्रिटिकल मंथ था, फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के टाइम पे ही सब ब्लॉक हो गया। ऑडिटें शुरू होती है मार्च के बाद, ऑडिट स्टार्ट ही होनी थी, पहले ही सबको लॉकडाउन में 2-3 महीने के लिए घर पे बिठा दिया। तो बताओ एडवर्स इवेंट हुआ या नहीं हुआ? हुआ। क्या ये इवेंट आउट ऑफ कंट्रोल था या नहीं था? हमारे हाथ में तो नहीं था। क्या इससे कंपनीज की गोइंग कंसर्न एजम्पशन इंपैक्ट हुई थी या नहीं हुई थी? हुई थी। यस और नो? बिल्कुल हुई थी। तो ऑडिटर्स यहां पे घबराए हुए थे बहुत ज्यादा अपनी रिपोर्ट देने पे। क्यों? कहते सर डर लग रहा है गोइंग कंसर्न के ऊपर, समझ नहीं आ रहा कि ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव करेगी या नहीं करेगी। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। तो कह रहे ये कुछ लिमिटेशंस हैं। अब ये कंट्रोल में है ऑडिटर के? नहीं। तो ये क्या बन गई हमारे लिए? इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। कह रहे अगर कुछ ऐसे फ्यूचर इवेंट्स हैं जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, हमें ही नहीं पता, आज लॉकडाउन बैठे हैं, मार्च में बैठे लॉकडाउन लग गया, क्या किसी को पता था अप्रैल में भी लॉकडाउन कंटिन्यू होगा, मई में सेकेंड वेव आ जाएगी या थर्ड वेव आ जाएगी? कुछ भी ऐसी जो बातें चल रही थी कि हमें बर्तन खड़काने भी पड़ेंगे, याद आ रहे हैं वो दिन? ठीक है, ऐसा कुछ होगा क्या? ये बातें ऑडिटर को किसी ने आके थोड़ी ना बतानी है। तो ये जो इवेंट्स थे, क्या ये गोइंग कंसर्न एजम्पशन को इंपैक्ट कर रहे थे? बिल्कुल कर रहे थे। ऑडिटर आता है गोइंग कंसर्न एजम्पशन के ऊपर बहुत अच्छे से कमेंट देके जाता है। क्यों? क्योंकि सबको बताना टाइमली जरूरी होता है कि उनका पैसा कहीं आने वाले टाइम में डूब तो नहीं जाएगा। तो ऑडिटर इस बात के ऊपर बहुत स्पेसिफिकली कमेंट करता है। ठीक है, बहुत स्पेसिफिकली कमेंट करता है। चश्मा डाल लो बेटा। हाँ जी, ठीक है। तो अब क्योंकि कुछ इवेंट्स हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं, तो ऑडिटर क्या करे? ऑडिटर भी यही कहेगा सर इनहेरेंट लिमिटेशन है, मेरे को नहीं पता। जैसे तैसे उसने फाइनेंशियल ईयर की ऑडिट अगर मई में कंप्लीट कर दी और मान लो जुलाई के अंदर कंपनी बंद होगी, तो वो जिम्मेदार नहीं है। वो कहेगा यार कोरोना काल चल रहा है, हमें क्या पता था कि मार्केट इतनी चेंज हो जाएगी? क्या उस टाइम पे मार्केट कंडीशंस कंट्रोल में थी? मार्केट कंडीशंस भी कंट्रोल में नहीं थी। ठीक है ना, मार्केट चेंज हो रही थी। फॉर एन एग्जांपल, सर इंस्टीट्यूट का एग्जांपल ले लेते हैं। उस टाइम पे क्या फेस टू फेस क्लासेस हो रही थी? नहीं हो रही थी। अब इंस्टीट्यूट की बात करो, सपोज एक ऑडिटर आया इंस्टीट्यूट की ऑडिट करने, फेस टू फेस में जो चल रहा था उसकी ऑडिट करने आया। अब उसको क्या लग रहा है, सर पता नहीं कोरोना काल कितने महीने चलेगा, तो यहां पे तो रेवेन्यू फेस टू फेस में डाउन हो गया। तो लोगों ने कौन से मॉडल पे आगे थे? ऑनलाइन, ऑनलाइन क्लासेस में। अब या तो इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस में शिफ्ट करेगा या नहीं करेगा। कर गया तो गोइंग कंसर्न एजम्पशन कंट्रोल होगी, चल जाएगा बिजनेस। कम ज्यादा चलेगा अलग बात होती है, प्रॉफिट में होगा लॉस होगा, दैट्स अ सेपरेट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कि क्या बिजनेस चलेगा, क्या बिजनेस कंटिन्यू होगा, दैट इज अ क्वेश्चन। तो हमने कहा ठीक है सर इन्होंने ऑनलाइन क्लासेस में शिफ्ट कर लिया तो ये चलेगा। बट मान लो ये फेस टू फेस में रहते, कहते नहीं हमें ऑनलाइन क्लासेस में नहीं आना, फिर क्या होगा? गोइंग कंसर्न एजम्पशन इंपैक्ट हो रही है नहीं हो रही? हो रही है। तो कहने का मतलब कुछ इवेंट्स ऐसे हो जाते हैं फ्यूचर के जो आउट ऑफ द कंट्रोल है, मार्केट कंडीशंस हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ऑडिटर उस पॉइंट पे कहता है कि सर ये मेरे भी हाथ से बाहर है, तो मैं इस पे कुछ कमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, और वो इसको कह देता है दैट दिस इज द लिमिटेशन ऑफ ऑडिट।
कुछ बात समझ में आई? कुछ बात समझ में आई? तो हम जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है? थैंक यू।